धन्यवाद। प्रांगण में बैठे हुए सभी माता बहनें, बड़े बुजुर्ग, नैतिक पिता तुल्य एवं मेरे नौजवान साथी एवं बच्चे, आसपास के बैठे हुए सभी आदिवासी गणवीर को जोहार। जय बिरसा। साथियों मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, क्या आप लोग मेरी बात सुनने के लिए रेडी है? तैयार हो? आप में जोश नहीं, मैं बोलूंगा नहीं। आप अगर सुनने को रेडी हो मतलब हमारी बात तैयार हो तो करने नहीं करो, कई बात करो कई नहीं करो, तुम्हें हमारी बात तैयार हो वो तो बात करो, नहीं तो नहीं करो। साथियों तैयार हो? आवाज नहीं आ रही? अरे नहीं, मजा नहीं आ रहा यार। मजा नहीं आएगा तो बोलने का मन ही नहीं करेगा, नहीं कैसे बोलूं बताओ। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। साथियों थोड़ा आवाज आना चाहिए ताकि लगे कि वास्तव में आप लोग भी जिंदा बैठे हो, किसी नींद में तो नहीं हो, जाग के तो बैठे हो कम से कम। तो साथियों आज का जो प्रोग्राम रखा गया, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, सभी को लाख लाख जोहार। ये जो विश्व आदिवासी दिवस के ऊपर, वैसे मैं एक छोटा सा मेरा परिचय बता दूं। मेरा नाम नारायण लाल महिड़ा है। मैं सोनाकोटी का रहने वाला छोटा सा गांव है मेरा, और पिछले कुछ समय से मैं प्रतापगढ़ में रह रहा हूं। और ये जो विश्व आदिवासी दिवस, ये अपने समाज से जुड़े पिछले कम से कम 10-12 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। तो साथियों ये विश्व आदिवासी दिवस के ऊपर लगभग प्रहलाद जी ने आपको जानकारी दी है। विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है और किस लिए मनाया जाता है, पूरे विश्व में मनाया जाता है। 193 देशों में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। सिर्फ हमारे बिहार में ही विश्व आदिवासी दिवस नहीं मनाया जा रहा है। यह विश्व आदिवासी दिवस जो मनाया जा रहा है पूरे वर्ल्ड में 193 देश है, वहां पे हमारे आदिवासी लोग रहते हैं। ऐसा नहीं हम प्रतापगढ़ में ही आदिवासी है, प्रतापगढ़ में ही मीणा है। हमारे मीणा, हम जो मीणा कहते हैं मतलब हम वास्तविक जो है आदिवासी है, और आदिवासी पूरे विश्व में है 193 देशों में। तो साथियों ये जो विश्व आदिवासी दिवस का प्रोग्राम सब 24 अक्टूबर 1945 जब संयुक्त राष्ट्र संघ का जब गठन हुआ तब से चलता आ रहा। लेकिन साथियों 50 वर्ष बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने महसूस किया कि इस विश्व में जो आदिवासी लोग रहते हैं, क्या उन लोगों के पास सुरक्षा के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अपनी जो रोजगार है उसके लिए क्या क्या कमी है, किस तरीके से ये लोग आगे बढ़ने चाहिए, किस तरीके से नहीं बढ़ने चाहिए, उन्मूलन वगैरह, ये सारी चीजें जब उन्होंने 50 साल बाद ये महसूस किया कि आज भी इस विश्व में जो भी लोग पिछड़े हुए हैं उन लोगों को आगे बढ़ाने के, उनके उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनको आगे बढ़ाने के हिसाब से उन लोगों ने विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया। और विश्व आदिवासी दिवस घोषित इसलिए किया कि ताकि पूरे साल भर में, जैसे आज हम लोग विश्व आदिवासी दिवस के ऊपर हम इकट्ठे हुए हैं, तो आज हम लोग ये प्रण लेंगे हमारी ग्राम पंचायत बिहारा में आज की क्या कंडीशन है, क्या व्यवस्था है, क्या विकास की क्या पोजीशन है, हमारे लोग कितने पढ़ रहे हैं, 12वीं में कितने लड़के हैं, 10वीं में कितने लड़के हैं, बीएड कितने कर रहे हैं, बीएससी कितने कर रहे हैं, उसमें से आने वाले समय तक कितने लोग नौकरी में जा रहे हैं, कितने लोग तैयारी कर रहे हैं, कितने लोग कंपटीशन देने के लिए जा रहे हैं, तो कितने लोग लगे। ये हमारे पास एक आंकड़ा होना चाहिए, हमारे पास एक जानकारी होनी चाहिए कि हमारी ग्राम पंचायत में इतने लोग पढ़ रहे हैं, इतने लोग बीएड कर रहे हैं, इतने लोग यह कर रहे हैं, तो आने वाले समय में कितने और आगे बढ़ रहे हैं, कितने और आने वाले हैं। तो हम लोग जैसे हम लोग अगले साल यानी कि 9 अगस्त 2022 को दोबारा हम इसे मतलब इस प्रांगण में हम लोग मिले, तो हम कह सकते हैं कि उस समय हमारे पास ये कंडीशन थी। आज हमारा समाज में इतना विकास हुआ है, हमारे गांव का इतना विकास हुआ, हमारी पंचायत का इतना विकास हुआ है। इस तरीके से यह विश्व आदिवासी दिवस हमें हमारे विकास के लिए विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया गया है, न कि हमें सिर्फ नाचने गाने के लिए। तो साथियों आप लोग सभी बैठे हुए आप लोगों को ध्यान रखें कि हम लोग आज जिस पोजीशन पे हैं, अपने आप खुद से वादा करें, दूसरे से नहीं करें, खुद से करें कि मेरी आज क्या कंडीशन है तो आने वाले अगले साल मेरी क्या कंडीशन हो सकती है। साथियों हमें आने वाले अगले साल तक मेरी क्या पोजीशन होगी, आज भी पढ़ाई कर रहा था, आने वाले अगले साल तक मैं एक नौकरी के रूप में यहाँ आके बताऊंगा सर इस समय ये कंडीशन थी, मैं तैयारी कर रहा था, लेकिन आने वाले समय में यहाँ पे बता सकता हूँ आपको उस समय में कहीं ना कहीं पोस्टिंग होके आऊंगा।
तो पढ़े लिखे कितने साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं जो बीएड कर रहे हैं, जो बीए कर रहे हैं, जो एमए कर रहे हैं, जो बीएसटीसी कर रहे हैं? साथी 2 मिनट में चाहूंगा वो हाथ खड़ा करके अपना थोड़ा सा मुझे बताएं कितने साथी ऐसे? लगभग 8-10 जने ऐसे दिख रहे हैं। तो साथियों आप लोगों से भी मेरा अनुरोध है, आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोगों को एक प्रण लेना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा कि वास्तव में हम लोग आज पढ़ रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, तो आने वाले समय सर हम कुछ भी हो जाए लेकिन हम कहीं ना कहीं हमारे जैसे अभी पोस्टिंग निकली हुई है, कांस्टेबल की है, पटवारी की है, एलडीसी की है, सेकंड ग्रेड की है, फर्स्ट ग्रेड की है, अभी रीट की भी चल रही है। तो बहुत सारे साथी अपना समय नहीं गवाए, ये समय आज निकल जाएगा, लेकिन हम तैयारी करके अगले साल जैसे भी हम आए तो हम कह सके सर अगले साल हम बेरोजगार थे, हम तैयारी कर रहे थे, लेकिन आज हम पोस्टिंग हो गई सर हमारी। इस प्रकार का संकल्प हम ले साथियों। दूसरे साथियों में आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा, ज्यादा लंबा समय नहीं खींचूंगा। साथियों संविधान के आर्टिकल 244 क्लास 1 के तहत 5वीं अनुसूची हमारा जो ये क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में 50% से ज्यादा हमारे आदिवासी लोग रहते हैं, उस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर रखा है। और अनुसूचित क्षेत्र जो है उस क्षेत्र में हमारे जो लोग रहते हैं उनके लिए स्पेशल प्रावधान है। जैसे एक तो होता है साथियों अधिकार और एक होता है विशेषाधिकार। तो साथियों सबसे बड़ी बात यह है कि हमें विशेषाधिकार दिया गया है। जैसे दोस्त है या अजीत मेरा दोस्त है, ठीक है, और इसके दोस्त का दोस्त है, तो इस प्रकार एक तो क्या होता है अधिकार सबको मिला हुआ है, लेकिन विशेषाधिकार साथियों पूरे भारत में सिर्फ आदिवासी को मिला हुआ है। हमें गर्व की बात होनी चाहिए साथियों, पूरे भारत में पूरे विश्व में विशेषाधिकार सिर्फ हमको ही मिला हुआ है। ना एससी को मिला, ना ओबीसी को मिला, ना माइनॉरिटी को, ना कम्युनिटी को मिला, न बनियों को मिला, न ब्राह्मण को मिला, न राजपूत को मिला। तो हमें गर्व से कहना चाहिए साथियों हमें विशेषाधिकार मिला हुआ है, और इस विशेषाधिकार का हम लोग उपयोग करके आज जो पहला दिन कुछ बहुत सारी बातें बताई, लेकिन मैं कुछ चीजों को और इसमें इंक्लूड करूंगा। तो साथियों विशेषाधिकार के अनुसार हमें संविधान के आर्टिकल 244 प्लस 1 16 साल और 15 साल और 16 साल के तहत हमें नौकरियों में जनसंख्या के अनुपात में रिजर्वेशन मिला हुआ है। संविधान के आर्टिकल 244 प्लस 1 आर्टिकल 15(4) और 16(4) के तहत हमें नौकरियों में जनसंख्या के अनुपात में रिजर्वेशन मिला हुआ है। इसी तरीके से साथियों हमें संविधान के आर्टिकल 330 और 332 के तहत उदयपुर संभाग के अंदर राजनीति में हमें 100% रिजर्व मिला हुआ है। 100% मतलब सरपंच हमारा होगा, प्रधान हमारा होगा, प्रमुख हमारा होगा, एमएलए हमारा होगा, एमपी हमारा होगा, नगर परिषद में जो सभापति हमारा होगा, नगरपालिका अध्यक्ष हमारा होगा। यानी कि यहाँ के जो 100% रिजर्वेशन हमें राजनीति में मिला हुआ है। तो साथियों हमें लड़े किस चीज की? हम लोग जो बात कर रहे हैं हम किससे लड़ने जा रहे हैं? हमें और क्या चाहिए? जब हमें 100% रिजर्वेशन मिला हुआ है पॉलिटिकल में, हम फिर किससे लड़ रहे हैं? साथियों हम हमारे भाइयों से लड़ रहे हैं। हमारे भाइयों के पास इतने बड़े जब ये रिजर्वेशन मिला हुआ, हमारे भाई ही आगे गए हुए हैं, लेकिन हमारे भाई हमारे लिए आवाज नहीं उठा रहे। कहीं ना कहीं वो हमको दबाना चाह रहे हैं, दबा रखे हैं। इसलिए साथियों हमें जागृत होना पड़ेगा हमारे हक अधिकार के प्रति, हमें तब जाकर के हम आगे बढ़ पाएंगे। तो साथियों ये जो संविधान के आर्टिकल 244 क्लास 1 के तहत जो इस ग्राम सभा गठित करने के भी प्रावधान है, और ग्राम सभा गठित करने का साथियों में अभी ताजा उदाहरण आपको बताऊंगा। निमावर के अंदर एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था। अभी उस हत्याकांड के अंदर एक हमारा आदिवासी भाई पटवारी था, उसको सस्पेंड कर दिया एसडीएम ने। जब एसडीएम साहब ने बिना नोटिस दिए उसको सस्पेंड कर दिया, पैसा एक्ट का पावर लगाते हुए उस कलेक्टर और एसडीएम के ऊपर 25 करोड़ का जुर्माना लगाया साथियों। जब एसडीएम और कलेक्टर ने 25 करोड़ का जुर्माना लगाया, क्योंकि उन लोगों के पास पैसा एक्ट या ग्राम सभा की जानकारी थी, तब जाकर के लगा। बिना नोटिस जारी किया किसी भी को कोई भी सस्पेंड नहीं कर सकता है। और हमारे इस क्षेत्र में ग्राम सभा गठित करने के माध्यम से जल जंगल जमीन, जहां जहां हमारा जल जंगल जमीन का जो क्षेत्र है, हमारी ग्राम पंचायत के अंदर, हमारे गांव के अंदर, एक रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार हम लोग पट्टा दे सकते हैं, पट्टा ले सकते हैं, और ग्राम पंचायत के माध्यम से भी पट्टे वितरित कर सकते हैं। इसी के साथ साथ साथियों ग्राम सभा के माध्यम से छोटी छोटी जानकारी बता रहा हूं, लंबा समय नहीं खींच रहा, समय हो गया है। इसलिए साथियों एक और जो प्रावधान है वो पावर हमारे पास ग्राम सभा के माध्यम से, जैसे छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा हो गया हमारे,
तो छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हम लोग हमारी ग्राम पंचायत के ग्राम सभा के माध्यम से हम यही निपटा सकते हैं। हमें थाने में जाने की जरूरत नहीं है। अगर थाने वाला कोई आता भी, आजकल क्या हो गया है कि हम जैसे अजीत की और किसी और की लड़ाई झगड़ा हो गया, एक गया थाने में, वहां जाकर के आ गया, थोड़े पैसे इसने दे दिया कि दूसरा आया तो उसने दे दिया, वो उठा के किसी और को ले जाता है और एक को दबा देता है। तो साथियों, ये प्रोग्राम थाने वाले के पास अधिकार नहीं है। आपके क्षेत्र में अगर ग्राम सभा गठित कर रखी है तो वो पुलिस वाला सबसे पहले आएगा, आपसे परमिशन लेगा कि वास्तव इसकी अजीत की और उसकी लड़ाई झगड़ा हुआ है, किसी का ऐसा हुआ है क्या, ऐसा हुआ है क्या। तो आपकी ग्राम सभा जो गठित है उसमें आपका समझौता हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। जब आपकी ग्राम सभा के माध्यम से समझौता नहीं हो पा रहा है और आप अगर अनुमति देते हो, तभी जाकर के वो पुलिस वाला उसको गिरफ्तार करके ले जा सकता है। अगर आप अनुमति नहीं देते हो तो पुलिस वाले के पास भी पावर नहीं कि आपको हाथ लगा। साथियों, ये सबसे बड़ा पावर है आपके पास, लेकिन इस पावर की जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। दूसरी चीज, हमारे इस एरिया में आदिवासी भाई मतलब अपने गांव में बहुत सारे लोग जो दारू पीते हैं, जैसे मौड़ी का पीते, कोई और पीते है कि नहीं, लेकिन हमारे साथी लोग बहुत सारे पीने के हिसाब से रखते हैं, लेकिन किसी ने शिकायत कर दी तो पुलिस वाला उठा करके उसको ले जाकर केस बनाता है दूसरों का। तो साथियों, किसी भी प्रकार का हमारे जो पैसा एक्ट के अनुसार कम से कम 5 से 10 बोतल जो खाटिया दारू जो है उसको रखने का भी अधिकार है, लेकिन पुलिस वाले हमारे लोगों को गलत तरीके से इल्जाम डाल करके उसको मतलब बेच देते हैं। तो साथी, ये भी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। और दूसरी चीज साथियों, इस प्रकार से हमारे पास न जाने किस किस प्रकार के हक अधिकार है, कितनी पावर है, लेकिन आप लोगों को पैसा एक्ट के माध्यम से, 5वीं अनुसूची के माध्यम से, और ये जिस प्रकार ये प्रोग्राम होता है, इस प्रोग्राम के मध्य एक अच्छा वक्ता, अच्छा जानकारी जो व्यक्ति जो आता है उसको सुन करके हमें अमल में लाना है साथियों। तो साथियों, ये जो 5वीं अनुसूची की जो बात है, हमारे इस क्षेत्र में एक छोटी सी बात और करूंगा मैं कि हमारे इस क्षेत्र में जो मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले बताई थी कि 16 साल और 15 साल के 15 साल और 16 साल के तहत हमें नौकरी में जो आरक्षण मिला हुआ है, सिर्फ अभी हमें 45% मिला हुआ है। कितना मिला हुआ है? 45%। 45% मिला हुआ है साथियों, लेकिन हमें जो अधिकार है, संविधान के आर्टिकल 244(1) के तहत वेतन श्रृंखला 1 से 23 तक, लेकिन अभी कितना दिया गया? वेतन श्रृंखला 1 से 9 तक ही दिया गया है। नौकरियां जो होती हैं 23 प्रकार की नौकरियां होती हैं। 23 प्रकार की नौकरियों में हमें जनसंख्या के अनुपात में हमें आरक्षण मिले, हमें नौकरियां मिले, ये हमारे पास अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। लेकिन हमें दिया कितना गया? वेतन श्रृंखला 1 से 9 तक। बाकी नौकरियां कहां पे हमारी? हमारे इस क्षेत्र में पावर साथी 5वीं अनुसूची के अनुसार कि इस उदयपुर संभाग में एक कलेक्टर जनरल का होगा, एक कलेक्टर हमारा आदिवासी का होगा, एक तहसीलदार जनरल का होगा, एक तहसील आदिवासी का होगा, एक एसपी जनरल का होगा, एक एसपी हमारा आदिवासी का होगा, एक एसडीएम जनरल का होगा, एक एसडीएम हमारा आदिवासी का होगा। और जो लोग ये एसडीएम है, कलेक्टर है, एडिशनल एसपी है, एक थानेदार, हमारे इस क्षेत्र में थानेदार हो, कलेक्टर हो, एसपी हो, डीवाईएसपी हो, गिरदावर हो, कोई भी हो, लेकिन वो हमारे इस एरिया की भाषा जानने वाला होने चाहिए। उसके हम जो बोल रहे हैं, जैसे हम लोग बातचीत करा हुआ है, बातचीत थोड़ी समझ में आवे, ये वो आदमी चाहे, अगर उसको बातचीत हम कर रहे हैं उसको समझ में नहीं आ रही है तो वो हमारे क्षेत्र में नहीं रह सकता है साथियों। ये जानकारी भी हमें होना जरूरी है, तो उस क्षेत्र में रहेगा। और दूसरी चीज है, अगर डबल हमारे इस क्षेत्र में अगर लोग रहेंगे साथियों, 5 जिले हैं, 5 जिले में कितनी सारी पोस्टें हैं, कई सारे लोग, जैसे जो वेतन 1 से 23 की जो मैं बात कर रहा हूं, हमारे भाइयों को एसडीएम बनने का मौका मिलेगा, तहसीलदार बनने का मौका मिलेगा, कलेक्टर बनने का मौका मिलेगा, एसडीओ बनने का मौका मिलेगा, एसपी बनने का मौका मिलेगा, एडिशनल एसपी बनने का मौका मिलेगा, थानेदार, क्योंकि हमारे यहाँ पर जितने भी थाने हैं लगभग सभी के सभी थानेदार बाहर के हैं। हमारे इस क्षेत्र का लगभग नहीं के बराबर है। तो साथ ही ये जो बड़े बड़े जो पद होते हैं, बड़े अच्छी जो पोस्ट होते हैं, इस पोस्ट पे दूसरे लोग आके ये कर रहे हैं। तो हमें जानकारी लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, हमें अच्छी से अच्छी तैयारी करके ये जो पोस्ट निकल उस पर कंपटीशन फाइट करना चाहिए। तो साथियों, मेरी बात को मैं ज्यादा लंबी नहीं खींचते हुए आप लोगों को यही कहना चाहूंगा, आपके जितने भी भाई हैं, बहने हैं, यहाँ पे आए हुए हैं, उनको अच्छी तैयारी करवाएं, पढ़ाई में उनको कंपटीशन के लिए तैयार करें। और ये हक अधिकार की जो बातें होती उसमें ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेवे, ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेकर के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, हमारे भाई बहनों को आगे बढ़ा सकते हैं।
और हमारे समाज को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे समाज को भी हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे, हमारे परिवार को आगे बढ़ाएंगे, हमारे पंचायत के लोगों को, हमारे तहसील के लोग, हमारे जिले के लोग, तो इस प्रकार से हम लोग एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़ा सकते हैं। साथियों, तो मेरी बात को मैं ज्यादा लंबी नहीं खींचता हूँ, ये खत्म करता हूँ। आपको एक बार मेरे साथ नारा बोलने का दोबारा आपको थोड़ा सा जोश लगाना पड़ेगा साथियों, तब मैं बैठूंगा, नहीं मैं बैठने वाला नहीं हूँ, फिर बोलता ही रहूंगा। जय जवान का नारा है, जय जवान का नारा है, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान। आदिवासी एक समान। थैंक यू। जय बिरसा, जय जवान साथियों। बहुत ही बढ़िया जानकारी दी हमारे जिला सेवक ने, नारायण जी ने। अब मैं आगे की कड़ी में बातें सुनते सुनते सभी बोर हो गए होंगे। आगे की कड़ी में एक जने को बुलाओ, इतने में डीजे स्टार्ट कर दे। एक हम देर नृत्य करेंगे, तो सारे भाई रेडी रहे। इसके उपलक्ष्य में आगे की कड़ी में बुलाता हूँ कंजिया से देवलाल जी आए, 2 शब्द के इतने में जनरेटर स्टार्ट कर दे डीजे वाले। देवलाल जी बता रहे 2 शब्द का है। सही है। नहीं बोलोगे? और कौन आना चाहता है? हाँ, कोई माता बहने इसमें भी कोई बोलना चाहता है तो आ सकते हैं।